आपको ट्रॉपिकल साइक्लोनिक एक्टिविटी साल में 2 दफा नजर आएंगी। इंटेंस साइक्लोन का किस तरीके से जन्म होता है? साइक्लोजेनेसिस में पहला असूल यह है, वार्म वाटर शुड बी 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड और बियॉन्ड। रेडिएटिव फोर्सिंग का ये असूल है कि जिस एरिया में लो प्रेशर बनता है, फ्लूइड उस तरफ हाई प्रेशर से लो प्रेशर को फिल करने आता है। यानी दूर की हवाएं आपस में करीब मॉइस्चर को उठाएंगी और ऊपर की तरफ जाएगी, लो प्रेशर को ऊपर की तरफ जाएगी। इसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं। सरफेस लेवल पे लो प्रेशर बना और जितना कम लो प्रेशर बनेगा उतना बड़ी कैटेगरी का साइक्लोन बनेगा। और जितना कम लो प्रेशर बनेगा उतना बड़ी कैटेगरी का साइक्लोन बनेगा, उतनी ज्यादा सक्शन होगी हाई प्रेशर, उतनी ज्यादा सेक्शन। तो इसको हम हमेशा हेक्टापास्कल के अंदर HPA में देखते हैं। एटमॉस्फेयर का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1013 हेक्टापास्कल। जी, मतलब जो एटमॉस्फेयर का नॉर्मल प्रेशर होता है 1013 हेक्टापास्कल होता है। ठीक है, अगर ये 1013 से समझे 900 हेक्टापास्कल, 900 850 तो बहुत बड़ा एक साइक्लोन होगा। 890 अगर ये 900 भी पहुंच गया, 950 पे भी तो अच्छा साइक्लोन बनेगा। और ये इतना लो प्रेशर है कि इसने सक्शन की हवा, साइडों से हल्की हवा की जो थी उसको फिल किया और उसको ऊपर राइज किया और फिर डाइवर्जेंस ऊपर आया। जब मॉइस्चर ऊपर आया तो ये ऊपर जाके डाइवर्ज करेगी, नीचे कन्वर्ज करती है तो उसमें रेसिप्रोकल होते हैं, ऊपर ये डाइवर्ज करेगी। इसको हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं जी, कि ये अपनी इक्विलिब्रियम रखेगी, नीचे कन्वर्ज करेगी, कहीं जाके डाइवर्ज तो करेगी ना। जी, तो इसके लिए एक इक्वेशन भी होती है जिसको हाइड्रोस्टेटिक इक्वेशन कहते हैं। नीचे से कन्वर्जेंस, ऊपर से डाइवर्जेंस। तो एक क्राइटेरिया ये हो गया कि वार्म वाटर 26.5 एंड अपर लेवल डाइवर्जेंस, लोअर लेवल कन्वर्जेंस। एंड थर्ड वन, एक लो प्रेशर बनेगा 1013 से डाउन प्रेशर बन जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो प्रेशर वॉइड क्रिएट करेगा, हवा ऊपर की तरफ उठेगी। लो प्रेशर जो है वो सरफेस लेवल के टेम्परेचर बढ़ाएगा। मतलब तो क्या आगे सुने, इस वजह से वो आई बन रही है? आगे तो सुने ना, इस वजह से आगे देखें होता क्या है। लो वर्टिकल विंड शेयर, यू नो वी हैव द विंड शेयर, यू नो अबाउट। अगर आप इंजीनियर है तो हमें पता है कि टेंसाइल, शेयर, बल्क, ये क्या होता है? शेयर इज अ कलेक्टिव फोर्स। ठीक है, कलेक्टिव। ये तो दो सर्फेसिस के, आप ये इतनी देर में एक्सप्लेन, दो सर्फेसिस के जो आपके ऑपोजिट मूवमेंट की वजह से जो उनके अंदर रेजिस्टेंस है वो शेयर है। तो इस तरह की एक फोर्स यानी कि विंड के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। वर्टिकल विंड शेयर अगर लो हो जाए ना तो साइक्लोन जो है वो एक साइक्लोन की शक्ल बनाता है। ओके, यानी इट इज नॉट ओनली मूविंग अपवर्ड। ओके, मतलब इसका जो वर्टिकल शेयर का जो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो ये साइक्लोन थोड़ा सा फैलाव में बढ़ जाएगा। ओके, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट इज मोर। ओके, मेरी बात समझ रहे? कैसे वो फोर्सेस बनती हैं आपके पास? देखें ना, अब मैं इसमें समझाऊंगा कि साइक्लोन एक बेसिकली वेक्टर फिनोमेना, या साइक्लोन इज नॉट स्केलर, इट हैज मल्टीपल कंपोनेंट्स, जिसको हम ईलर में, बिकॉज एनीथिंग नेचर के अंदर जिसके अंदर सर्कल है, रोटेशन आए, वो वेक्टर बन जाता है। जी, बिकॉज में इट हैज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। यस, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज चेंजिंग वेलोसिटी, सॉरी स्पीड। yes, चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज वेक्टर, वेलोसिटी इज वेक्टर, स्पीड इज स्केलर। वेलोसिटी अगर लेट से वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगी ना। या तो स्केलर कंपोनेंट चेंज होता है या उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो सर्कुलैरिटी की वजह से वो एक शेयर्ड वेलोसिटी है और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फैलाव कर रही है। तो लो वर्टिकल विंड शेयर विल गिव इट द शेप ऑफ साइक्लोन। यानी लो वर्टिकल विंड शेयर, हाई अपर लेवल डाइवर्जेंस, लो लेवल कन्वर्जेंस, और एम्बिएंट टेम्परेचर मस्ट बी 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड, साइक्लोन हैज फॉर्म्ड। अब साइक्लोन के जो साइक्लोजेनेसिस वाले लोग होते हैं, साइक्लोन तो बना है समंदर के अंदर। अभी आप सर देखिए, अब आपने उसको लेके जाना है किसी जमीन के टुकड़े के ऊपर, वो कैसे जाएगा? साइक्लोन बनता है तो साइक्लोन मूव करेगा, ये डिटरमिन करता है कि इर्द गिर्द प्रेशर रेजिम्स क्या है। ओके, स्टीयरिंग ऑफ साइक्लोन डिपेंड अपॉन कि मेरे इर्द गिर्द क्या प्रेशर्स हैं। जी, जी, किस तरफ को कौन सी पहले आप फोर्स मुझे ये बताएं, मैं पहले क्वेश्चन लोगों को सोचने के लिए कहूंगा, जिस तरह सुकरात पूछता था सोक्रेटिक डायलेक्टिक, क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन अपने आप से करें, साइक्लोन सर्कुलर क्यों मूव करता है? मतलब उठ गया है, जी, जी, उठे तो सीधा ऊपर चला जाए, चलो विंड शेयर कम है, वर्टिकल तो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल, ये डायमीटर में ज्यादा होगा, ये सर्कुलैरिटी, सर्कुलर साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्यों रखता है? जी, सो मैं इसका आंसर पूछता हूँ, अगर नहीं तो मैं अब आपको देता हूँ। जी,
अर्थ मूव कर रही है कंटिन्यूसली जी और अर्थ इज मूविंग यस ईस्टवर्ड, कंटिन्यूसली ईस्टवर्ड मूव कर रही है तकरीबन इक्वेटर के पास। अगर आपको पता है कि एक दिन के अंदर अर्थ ने पूरी रोटेशन कंप्लीट कर लेती है जी 24 आवर्स में। हमारे पास टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं 360 डिग्री, जी और 360 लॉन्गिट्यूड एक दिन में ये कंप्लीट करती है, यानी 24 आवर्स में अर्थ कंप्लीट्स 360 डिग्री। एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं जी। और एक डिग्री के अंदर 111 किलोमीटर होते हैं जी यानी ऐसे ही है। 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 111 करो, डिवाइड बाय 24 कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच स्पीड अर्थ हैज एट इक्वेटर। ओके तो ये बनता है कुछ 1630 किलोमीटर पर आवर, यानी है। अर्थ की स्पीड तकरीबन लगभग 1630 किलोमीटर पर आवर है। आप इस वक्त मौजूद है ना, तो 1630 किलोमीटर पर आवर की की स्पीड से आप हमारी जमीन अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द घूम ये रही है। सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, कभी जी, जी। बताएंगे। और ये जब मूव करती है तो ये जो हवा उड़ती है, जी अब ये हवा जो है बेसिकली इस पे ऊपर एक फोर्स लगती है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। ठीक है। अब मज़े की बात, हवा के ऊपर 5 फोर्सेस कंटिन्यूसली लग रही होती हैं। ये हवा है, एटमॉस्फेयर है, जी। एटमॉस्फेयर के अंदर 5 फोर्स के कंपोनेंट से जो लग रहे होते हैं। जी साइक्लोन के ऊपर एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अर्थ की रोटेशन से बनता है, उसको कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट बेसिकली गिव्स अ Pseudo रोटेशनल force है इफेक्ट, एक सूडो yes। फोर्स है जिसको रोटेशनल इफेक्ट देती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर जब ये साइक्लोन मूव करता है नॉर्थवर्ड, तो साइक्लोन बेसिकली अगर आप ये इक्वेटर से ऊपर की तरफ मूव करे तो कोरियोलिस इफेक्ट इसको इक्वेटर इट राइटवर्ड मूव करेगा, क्योंकि इनर्शिया इसमें ज़्यादा होगा, तो ये अर्थ की इक्वेटर पे ज़्यादा स्पीड होती है और पोल पे 0 स्पीड होती है। जी यानी वी हैव डिफरेंशियल वेलोसिटी ना, जैसे जैसे so वी हैव डिफरेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट। डिफरेंशियल Okay। मतलब हर एक लैटिट्यूड के ऊपर डिफरेंट वेलोसिटी का एक डिफरेंशियल बनता है। जी जी और वो वेलोसिटी डिफरेंशियल Maximum equator के ऊपर। मैक्सिमम वेलोसिटी इज एट इक्वेटर। अर्थ के पोल के ऊपर तो कोई लैटिट्यूड मूव ही नहीं कर रहा, तो 0 मूव। ठीक। यानी कि मैं अगर एक हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ मूव करने की कोशिश करूं तो मैं डिफ्लेक्ट कर जाऊंगा, तो इनर्शिया की वजह से। आई हैव मोर स्पीड, तो आई विल टेंड टू हैव मोर डायरेक्शन टुवर्ड ईस्ट। आई विल टेंड बिकॉज मेरा इनर्शिया ज्यादा है, Yes। so movement of inertia will tend this wind to move eastward, और as a result साइक्लोन की जो हवाएं ईस्टवर्ड मूव करती हैं, ईस्टवर्ड, एंड देन इट स्पाइरल्स बैक बिकॉज ऑफ द टर्निंग। अगर देखें इक्वेटर से राइटवर्ड मोशन हो रहा है, हम उसको ईस्टर्ली बोलेंगे क्योंकि डायरेक्शन तो उसकी वेस्ट की तरफ नहीं, होगी। वैसे ये बेसिकली वेस्टर्ली कहलाता है वो कभी, और ये बेसिकली हेडलेस सेल्स एंड देन ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली, वो कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट डोमेन में चला जाएगा। जी मैं वो इंशाल्लाह किसी और लेक्चर सीरीज में बताऊंगा। चलिए। लेकिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन में जो सर्कुलेशन आती है, अब साइक्लोन बन गया ट्रॉपिकल, उसके अंदर 3 चीज़ें होंगी। जी नंबर 1, साइक्लोन के अंदर एक सेंट्रल एक जगह होगी जो कि काम रीजन होगा, जहाँ पे हवा ही नहीं चल रही। वो सक्शन एरिया है जी। वेयर विच इज़ वेरी काम कंपोज्ड और हॉट कोर। इट इज़ नोन एज आई ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन के आई के अंदर कोई काम होता है जी लेकिन साइक्लोन का एक आई होती है जी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है। हाँ जी। सेकेंडली ट्रॉपिकल साइक्लोन सिमेट्रिक होता है, जितना राइटवर्ड फैला होगा उतना लेफ्टवर्ड फैला leftward होगा, भी जितना होगा। नॉर्थवर्ड फैला होगा उतना साउथवर्ड। यानी एक बिल्कुल सिमेट्रिकल वार्म वाटर वार्म कोर सिस्टम होगा, हॉट कोर होगा, इसका आई काम होगी, देन इसके अराउंड एक बैंड होगा जी और उससे पहले एक वॉल होगी जिसको हम कहते हैं वॉल ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन ऑफ वॉल में सबसे खतरनाक किस्म की हवाएं चल रही होती, वॉल ऑफ साइक्लोन। वॉल ऑफ साइक्लोन। और वॉल ऑफ साइक्लोन में हम कहते हैं वहाँ पे मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड्स होती हैं, बड़ी तेज सस्टेन्ड विंड्स हैं जो कि मेंटेन करती हैं अपनी क्योंकि वो बाहर से अंदर की तरफ हवा आ रही है ना, तो कोर इसलिए। खाली है, कोर के अराउंड एक बड़ी तेज भंवर चल रहा है, हवाओं का चक्कर चल रहा है, और ये मॉइस्चर हवा जब ऊपर उठती है तो ये बादलों की शक्ल भी देती है। नीचे विंड्स चलेंगी, ऊपर Intense बड़े बादल बन जाते हैं। ऊपर इंटेंस बादल बनेंगे। वो पता है एडियाबैटिक लैप्स रेट, जितना जी। ऊपर जाएंगे तो कंडेंसेशन वो जिस तरह हवा ऊपर आप जाएगी तो ऊपर से वो जब सैटेलाइट टेम्परेचर कम होता जाएगा तो कंडेंस होती जाएगी। सैटेलाइट इमेजरी देखेंगे ना तो आपको वार्म कोर नजर आएगा, साइडों ऐसे पे एक आपको कोर के साथ सराउंडिंग वॉल। एक और चीज पूछूं, जी, अभी जो मेलिसा वाला साइक्लोन था, ये बल्कि हरिकेन था। जी हरिकेन हरिकेन था ना, अब तो हम नोमेनक्लेचर भी समझ गए। तो उसके अंदर एक स्टेडियम इफेक्ट भी देखा गया था।
अभी वाला जो मलीसा It का was such a gigantic hurricane सच कि इफेक्टिव ये 1935 की जो एक था एक हरिकेन था जिसको बेसिकली देयर इज सम हॉकी सम देयर इज सम टर्मिनोलॉजी दैट वी रेफर टू दैट 1935 हरिकेन ये उसको कम्पीट कर रहा है। इसकी स्पीड 235 से 260 किलोमीटर पर आवर की थी। कैटेगरी 5 का एक मतलब कि आज से 80 साल के बाद इतना बड़ा साइक्लोन आया है इसमें कैरेबियन आइलैंड। अच्छा मुझे ये भी बताएं ना कि हमारी हिस्ट्री में सबसे बड़े साइक्लोन कब कब आए हुए हैं? सर मैं मतलब आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। मैं साइक्लोन में थोड़ी सी और ऐड करूँगा। जी, 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 करें, करें, ट्रॉपिकल बताया नहीं है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में एक आई होती है, आई काम होती है, सराउंडिंग रीजन पे वॉल होती है और उसके बाद रेन बैंड होता है। रेन बैंड में बारिशों की तबाही हो रही होती है। आपको पता है साइक्लोन कितने बड़े होते हैं? बहुत बहुत बड़े भी फुली हो सकते हैं। मैच्योर्ड साइक्लोन होता है वो 2000 किलोमीटर से बड़ा डायमीटर रखता है। 2000 किलोमीटर इज अ बिग अमाउंट। एंड देन ये साइक्लोन भी जिस तरह इंसान पूरे एक शहर से भी यानी कि बड़े शहर से तो बहुत बड़ा होता है। ये तो पूरे प्रोविंस को कवर करता है। आपको क्या बताऊँ, अब रेन इफेक्ट तक इसका एक मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड है, लैंडफॉल जोन होता है, फिर इसका रेन इफेक्ट होता है और विंड बैंड। बड़े डिजास्टर्स यानी कि ये लेके आ सकते हवा जहाँ तक चलेगी ना, जैसे हवा, तो वो हवा देखें मुंबई में साइक्लोन आया, बारिशें थर पार्कर में एक्सपेक्टेड है जी, सजावल में। मुंबई किधर है, डीप डिप्रेशन जो बना, तो यही ऐसा होता है। मुंबई में भी आएगा तो बारिशें हल्की फुल्की आएंगी, कुछ रेन बैंड। अच्छा इसका मैंने देखा है कि डीप डिप्रेशन का इफेक्ट दिल्ली तक गया हुआ है। जो उसके बादलों का वो जो उसका वो जो बादलों उसकी जो स्पाइरल स्पाइरल फ्रिंजेस हैं वो तो दिल्ली तक गया हुआ है। बादलों की जो फ्रिंजेस हैं आधा इंडिया पार करके 2500 किलोमीटर तक भी, 3000 किलोमीटर भी जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा साइक्लोन में अगर आपको याद करूं तो व्हाट आई रिमेंबर वाज दी हरिकेन पैट्रिशिया। ठीक है। और इसके अलावा एक टाइफून था जिसका नाम था, जो 1979 में आया, और ये अगर इसका फैलाव देखा जाए तो ये 2500 फैलाव में था, किलोमीटर के फैलाव में था। ठीक है। तो इतना बड़ा था, नंबर 1। लेकिन मैं आपको इसके अंदर एक और इफेक्ट बताना चाहता हूँ जी। साइक्लोन जब भी बनता है तो वो भी इंसान की तरह एक बच्चे की शक्ल में बनता है, छोटा मैच्योर होता है। फिर इसकी एक फुली मैच्योर्ड स्टेज होती है, फिर इसकी ग्रोइंग स्टेज के बाद डिक्लाइन फॉलिंग स्टेज। तो ये पूरा एक इस तरह का कर्व बनता है एक तरह का, जिसको हम पहले राइजिंग ट्रेंड में जाएगा, फिर एक पीक लेगा, और हरिकेन या साइक्लोन या ट्रॉपिकल साइक्लोन विली या टाइफून, तो ये फुली मैच्योर्ड जब होता है उसके बाद ये अपने जब ये लैंड के करीब जाता है तो अपनी स्ट्रेंथ लूज भी करना शुरू, उसके बाद वाटर फिर रहता नहीं है। तो जब ये लैंडफॉल करने लगता है, फ्यूलिंग एलिमेंट खत्म हो गया ना, जब वो जमीन के ऊपर आ जाएगा तो उसका फिर दोबारा वो लैंडफॉल करते हुए थोड़ा सा अपनी इंटेंसिटी को लूज कम कर जाएगा। तो दैट इज व्हाई आपने देखा होगा कैटेगरी 4 से कैटेगरी 3 पे होकर लैंडफॉल किया। अब ये भी बता दें कि जो आइलैंड कैटेगरीज का आपने नाम दिया, ये कैसे बनती हैं और क्या? अच्छा ये भी इमेजिन करें कि अगर साइक्लोन ऐसी जगह पे हो जहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स और आगे भी पानी हो, तो फिर तो बड़े बरकरार भी रख सकता है, वो अपने आप को और भी स्ट्रेंथ कर सकता है, इंटेंसिफाई कर सकता है। हुआ है ना जमाइका में 2 दिन पहले जमाइका में लैंडफॉल हुआ है, 27 तारीख से शुरू हुआ था और अभी तक लैंडफॉल होता जा रहा है। और लैंडफॉल तब तक कंप्लीट नहीं होता कि आगे और वाटर बॉडीज आई ऑफ साइक्लोन जब तक लैंडफॉल ना करे तब तक लैंडफॉल नहीं होगी। जमाइका तंबाई भी हुआ है, तंबाई की उसमें पावर आउटेज हो रही है। उसके जो 260-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चली, ये कैरेबियन आइलैंड तक पहुंच गया है, ये क्यूबा को इफेक्ट कर रहा है, हेती को इफेक्ट कर रहा है। आगे तो वी आर एक्सपेक्टिंग इसका मतलब ये है फ्लोरिडा तक जाएगा। ये जब तक किसी एक बड़े जमीन के टुकड़े के साथ नहीं टकराएगा तो ये अपनी शिद्दत बरकरार भी रख सकता है। लेकिन इसमें लक ये है कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स द इट इज मूविंग इनसाइड द अटलांटिक ओशन मोस्ट। लेकिन मैं आपको एक और यहाँ पे इफेक्ट बताता हूँ। आपने क्वेश्चन किया क्या कभी ऐसे होता है, एक चीज मेरी ज़हन में चीज आई है कि एक गर्म पानियों से एक सिस्टम डेवलप हो और वो फिर ठंडे पानी की तरफ जाए? यही तो हो रहा है। अगर हो सकता है सर, इतनी लेंथ तक अटलांटिक ओशन को देखें ना, अटलांटिक ओशन का गर्म पानी तो ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन में ही होगा ना। यानी जो फ्लोरिडा के नीचे जो सेंट्रल कैरिबियन रीजन्स हैं, ये गर्म पानी है ना। और हाँ जी, ये सारा इक्विनॉक्स में है इस वक्त, हम इक्विनॉक्स से गुजरे हैं ना, अभी इक्विनॉक्स से गुजरे हैं। तो इस वक्त हमारे ऑटम इक्विनॉक्स गुजरा है 22 सितंबर को, तो हम अक्टूबर के एंड में जी। पानी गर्म हो चुका है। इसके साथ गल्फ स्ट्रीम्स चलती हैं। गल्फ स्ट्रीम क्या करती हैं? गल्फ स्ट्रीम किसे कहते हैं? ये भी एक पूरी साइंस है, ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट है जी, जो ट्रेड विंड्स होती हैं। ट्रेड विंड इज समथिंग एल्स, वो विंड्स हैं। ये गल्फ स्ट्रीम पानी के अंदर है। ओके। ये क्या होता है?
कि गर्म पानी गल्फ ऑफ मेक्सिको या गल्फ ऑफ अमेरिका जिसका नाम है, ट्रम्प साहब ने इसको गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, लेकिन आई विल कॉल इट गल्फ ऑफ मेक्सिको बिकॉज हमारी जो साइंस जो हमने पढ़ी हुई है वो गल्फ ऑफ मेक्सिको ही है। इंक्लाइंड है, हम सोचते हैं तो गल्फ ऑफ मेक्सिको से। गल्फ ऑफ मेक्सिको का जो गर्म पानी है ये उठा के गल्फ स्ट्रीम उठाती है नॉर्थ लैटिट्यूड पे, गर्म पानी ऊपर जाता है, तो ये गर्म पानी जब ऊपर जाता है तो साइक्लोन की ट्रैजेक्टरी भी उधर बनती है। ओके। और वो ऊपर जाके ना तो एंटार्क्टिक आर्कटिक लगता है ना, वहाँ पे ठंडा पानी होता है, तो ये ठंडा पानी की वजह से इट हैपेंस समथिंग हैपन, तो ये सिंक करती है, सिंक करके ये पूरा यूरोप की तरफ अपनी पानी को वापस मूव करते हुए कन्वेयर बेल्ट बनती है। क्यों बनती है? थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से। सम अदर डे आई विल एक्सप्लेन। और बड़ा इंपॉर्टेंट, और यही तो फिर उसको इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है साइक्लोन को इसीलिए उसी तरफ लेके जा रही है, इसी तो कहा जाता है ना अटलांटिक मेरीडोनल सर्कुलेशन है, ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है। अटलांटिक मेरीडोनल, मेरीडोनल का मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करना, ठीक है। मेरीडोनल का मतलब नॉर्थ। तो ये अटलांटिक ओशन के अंदर गल्फ स्ट्रीम जो है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट देती है। क्या करता है? गल्फ ऑफ मेक्सिको से गर्म पानी उठाता है, गर्म पानी ऊपर जाता है, नीचे सेंटर में आपको पता है ना मिड अटलांटिक रिजेस है जी, बड़े 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 रिजेस हैं, और उस रिजेस के ऊपर से जो आता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट से करते हुए यूरोप की तरफ की गर्म यानी कि जैसे एक हवाओं का एक सर्कुलेशन पैटर्न होता है, ऐसे उस पे मैं अगर पानी के अंदर भी एक पैटर्न है, मल्टीपल पैटर्न्स हैं। पानी की तो लेयर्स हैं सर, पूरी हाइड्रोलॉजी इज अ डिफरेंट डोमेन। इसलिए जब क्लाइमेट सिस्टम को पढ़े ना, अल्लाह का बनाया हुआ क्लाइमेट सिस्टम बड़ा कम्प्लेक्स है। 5 फोर्सेस हैं, जिसमें से मैंने अभी आपको क्रियोलिस इफेक्ट बताया है। अभी एक फोर्स, अभी तो एक रेडिएटिव फोर्स है जो रेडिएशन आ रही है, इंफ्रारेड सोलर रेडिएशन की एनर्जी से जो फोर्स, वी कॉल इट रेडिएटिव फोर्स। ठीक है, तो उसके बारे में बताया ही नहीं है जी। क्रियोलिस इफेक्ट, क्रियोलिस फोर्स है, देन जियोस्ट्रॉफिक इफेक्ट है, एंड देन वी हैव अदर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट। अर्थ के डिफरेंट लैटिट्यूड्स के ऊपर डिफरेंट प्रेशर ग्रेडियंट्स हैं, उसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट इफेक्ट बनता है। कहीं पे हाई प्रेशर एरिया है, कहीं पे लो प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट भी एरिया। 2 किस्म के होते हैं। एक डायनामिक प्रेशर होता है जी, जो कि वो बड़े बड़े सर्कुलेशन हेडले, फेरल और पोलर करता है, और एक और सर्फ प्रेशर लोकलाइज्ड जो होते हैं जिसको थर्मल प्रेशर कहते हैं जी। तो क्या वो थर्मल प्रेशर ग्रेडियंट है या वो डायनामिक या ग्लोबल जो सर इमेजिन करें, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है। बस फिर यही कह सकते हैं फाबी आई आला रब्बी को मातु ग्रेविटेशनल फोर्स है, समझ आई? ग्रेविटेशनल फोर्स है नंबर 1। वी हैव द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जी, डायनामिक वर्सेस थर्मल प्रेशर ग्रेडियंट, वी हैव क्रियोलिस फोर्स, वी हैव जियोस्ट्रॉफिक इफेक्ट, रेडिएट, एंड देन वी हैव रेडिएटिव फोर्स। 5 फोर्सेस को तो मैं इधर रखता हूँ। फिर ये फोर्सेस 5 कंपोनेंट पे एक्ट कर रही हैं जी। मैं तो आपको एटमॉस्फेयर का बता रहा हूँ, ज़्यादा की इवेंट्स बनी हैं, साइक्लोनिक सर्कुलेशंस बनी हैं, ओशन के अंदर भी कुछ हो रहा होता है, वो हाइड्रोस्फीयर है सर जी। मैं तो एटमॉस्फेयर के ऊपर बात कर रहा हूँ। हाइड्रोस्फीयर इसका इफेक्ट लैंड के ऊपर होता है, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। फिर क्रायोस्फीयर, फिर इसका इफेक्ट बायोम्स के ऊपर होता है, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। फिर इसका इफेक्ट आइस कवर्ड रीजन के ऊपर, उसको क्रायोस्फीयर कहते हैं। 5 फोर्सेस को 5 कंपोनेंट के साथ, और फिर इसके अंदर फ्लूइड डायनामिक्स लगाएं जी। फ्लूइड्स है ना ये सारी, एयर भी फ्लूइड है, वाटर भी फ्लूइड है, क्रायोस्फीयर भी इट इज़ अ फ्लूइयल रिजीम। अब मैं आपको बताऊँ जिसको हम मॉर्फोलॉजिकल फ्लूइयल रिजीम कहते हैं, यानी फ्लूइड इंजीनियरिंग, फ्लूइड डायनामिक्स को आपने थर्मोडायनामिक्स में डाल देना, थर्मल कंट्रास्ट, थर्मल डायनामिक्स। देन इसके अंदर जियोफिजिक्स को लगाएंगे, बायोकेमिस्ट्री को लगाएंगे इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ जियोकेमिस्ट्री को लगाएंगे। यानी मैं अगर आपकी इक्वेशंस बताऊं ना, जिन इक्वेशंस के ऊपर हम साइक्लोजेनेसिस को देख रहे होते हैं या किसी भी, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल्स। और इन सर्कुलेशन मॉडल्स के अंदर लाखों इक्वेशंस होते हैं। क्या इसीलिए कहा गया है कि सोचने वालों के लिए निशानी है सर। लाखों इक्वेशंस के अंदर लाखों इनिशियल वैल्यूज होती हैं, लाखों इनिशियल्स के अंदर लाखों वेरिएबल्स होते हैं। इतना कॉम्प्लेक्स कायोटिक, इतना, इसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। हल्का सा भी इफेक्ट हमें, और बड़ी अननोन्स हैं जी, अभी तक जिसको डिस्कवर ही नहीं किया गया किसी एक खित्ते में। बहुत बड़ी आग लग गई तो उसका इफेक्ट दुनिया के हर हिस्से में जाएगा। ऑब्वियसली बटरफ्लाई इफेक्ट, बिकॉज एक लिथोस्फीयर के कंपोनेंट का या इकोसिस्टम के कंपोनेंट का दूसरे इसका इंटरेक्शन है, हर चीज कपल्ड फिनोमेना है। एक सिस्टम दूसरे से कपल्ड है, ये अकेले में नहीं कर सकते जी, ये कपल्ड है। अ रिपल इफेक्ट, व्हाट इज रिपल इफेक्ट? एक रिपल मैंने इधर, अ रिपल क्रिएटेड इन मैक्सिको वुड कॉज अनदर फ्लक्चुएशन इन द एशिया। यानी सहारा डेजर्ट की उठने वाली हवा जो है वो अमेज़न के जंगलों को शायद फॉरेस्ट को इफेक्ट करेगी। हाँ, सहारा की डेजर्ट में उठने वाली हवा शायद अमेज़न के जंगल के फॉरेस्ट कवर को डिसाइड करेगी कि ज़्यादा होना है कि कम है, फॉरेस्ट गेन होगा या
वाओ माशाल्लाह, इमेजिन अल्लाह का अल्लाह कानून, अकबर। बनाया हुआ क्लाइमेट बहुत कम्प्लेक्स है, ग्लोबल सर्कुलेशन, और इसलिए साइक्लोन्स की ट्रेजेक्टरीज भी डिफरेंट। अब मैंने कहा साइक्लोन मूव कैसे करते हैं, उनके पीछे भी प्रेशर रिजीम्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसको हम कहते हैं, जिस तरह मैं अब पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान का साइक्लोन ज़्यादातर कराची से मूव करके थट्टा और बदीन में क्यों मूव कर जाता जी। है। हमने ज़्यादा देखे होंगे कि केटी बंदर में या रन ऑफ कच्छ में गुजरात की तरफ मूव कर गया है, महाराष्ट्र की बिल्कुल, बिल्कुल, इस ये साइड है। पे महाराष्ट्र, गोवा, ओमारा और गवादर वाली साइड वो में नहीं मूव बहुत कम करता। इसकी भी साइक्लोनिक बैथोमेट्री होती ट्रैजेक्टरीज है, बैथोमेट्री होती है। जहाँ पे शेलो वाटर होता है वो जल्दी गर्म होता है, एग्जैक्टली। डीपर वाटर जल्दी Yes, गर्म होता है yes. शेलो, तो जहाँ पे शेलो वाटर होगा तो साइक्लोन जल्दी बनेगा, साइक्लोन Okay. वहाँ पे लो प्रेशर ज्यादा बन जाएगा, ओके, लो प्रेशर ज्यादा बनेगा, साइक्लोन उधर खुद मूव करेगा। तो Okay. अगर आप बैथोमेट्री देखें ना तो, और हमारा जो गवादर वाला जो पोर्ट है वो सबसे वो डीप है, डीप है। ओके, ये जिसको पता होगा डीप पोर्ट है, तो डीप पोर्ट का तो वार्म वाटर जल्दी नहीं, तो वो उसका पानी ज्यादा गर्म नहीं होगा, तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स बैथोमेट्री, जी ओशन की जो वहाँ की वाटर की जो Bathymetric बैथोमेट्री जो है, है। साइंटिस्ट बता देते हैं यार। मुझसे जो भी पूछे बोलूँगा 99% चांसेस होते हैं पाकिस्तान का साइक्लोन, हम लोग कहते हैं कराची Run of महफूज Kutch है, की तरफ। कराची क्यों महफूज है, उसके साथ केटी बंदर, वो क्रीक्स का रीजन है, शेलो जी, वाटर है। जी कराची के महफूज होने का मेजर जो है, आप दुआ दें कि वो शेलो वाटर है। शेलो वाटर इस साइड पे राइट वर्ड ज़्यादा है, महाराष्ट्र और गोवा की तरफ ज़्यादा एज कम्पेयर टू जिवनी एंड, और हमारा डीप वाटर है, जी। तो साइक्लोन ने मूव करना है। इसके ऊपर सब ट्रॉपिकल कुछ प्रेशर्स भी होते हैं। जी अरेबियन हाई का नाम सुना होगा, हाँ जी। या आपने सोमालियन जेट का नाम सुना होगा, या ओमानियन सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, या सोमालियन रिज। जी। तो देयर आर सब ट्रॉपिकल, इंडियन रिज है, और दूसरी साइड पे सब ट्रॉपिकल अनदर रिज है, जिसको रिज का मतलब है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर कभी भी आपको साइक्लोन, अब मेरी तरफ ना हो, जी। मूव करो मुझसे दूर, तो आपका जो पुल कर रहा होता है कि अरेबियन जेट स्ट्रीम हवा जो है, को- या जो अरेबियन प्रेशर है, या जो सोमालियन हाई है, ये ज़्यादा हाई होता है, मूव करो मेरी तरफ से और जाओ इंडिया की तरफ। तो इंडिया की ठीक है। तरफ एक अल्लाह ताला ने खुद भेजा हुआ है साइक्लोन, हम अल्लाह के वली हैं बाय नेचर है। बाय नेचर है, लेकिन हम ये कहेंगे अल्लाह ताला ने यहाँ से महफूज किया हुआ है। साइक्लोन के ज़्यादा जो ठीक इफेक्ट है। हैं वो थट्टा में होते हैं। तो पाकिस्तान में यानी कि इस वजह से बहुत सर देखें ना, पाकिस्तान को cyclones अल्लाह और- ताला की बड़ी दुआएं हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इसकी जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें ना, तो लोग आजकल ग्लोबल अटेंशन पाकिस्तान बना क्यों हुआ है, क्रोमियम किधर है आपको पता है? Geostrategical मैं अगर आपको position रेयर क्या है? अर्थ मेटल्स के बारे में बताना स्टार्ट कर दूं ना, जी क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट एंड अ नंबर ऑफ अदर रेयर अर्थ मेटल्स, कॉपर, गोल्ड एंड एवरीथिंग, आपको पता नहीं है कितनी डाइवर्स जियोलॉजी है पाकिस्तान की। रीज़न क्या है? आपकी कितने माउंटेनियस रीजन्स हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हिंदू कुछ भी ranges आपके हैं। अंदर है, हिमालय भी है, पामीर भी है, ट्रांस सुलेमान हिमालय रेंज भी है, किरथर सब रेंज भी हिमालय है। ये जो पहाड़ बनते हैं क्यों, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, जमीन की अंदर की चीजें उगली होती हैं, फॉल्ट्स उगलती है जमीन तो जी। पहाड़ बनते हैं। जमीन और तो सबडक्शन है, तो दूसरी तरफ से कितने ज़्यादा uplifting मिनरल है। और सर वो इतना कितने ज़्यादा- छुपी हुई इसके अंदर अल्लाह ताला के बनाए हुए सुभान मिनरल्स, अल्लाह। पाकिस्तान के नॉर्थ से लेकर डायगनली सुलेमान, किरथर, मकरान, एक्रिशनल, और आपके नीचे साउथ में मकरान, क्या पता हमारे पास ऑयल के बिगेस्ट रिजर्व्स सर हो। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ पाकिस्तान के पास बहुत ऑयल है, ये आप इंशाल्लाह ताला, और ये मैं प्रूवन आपको बताऊंगा, ऐसे नहीं इंशाल्लाह। द रीज़न इज दैट पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द डाइवर्स टोपोग्राफी, यस जियोग्राफी, जियोलॉजी, क्लाइमेट, ये ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट कितने climate है हमारे पास। ये इसीलिए क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन नहीं रहा। जी हड़प्पा, मोइंजोदाड़ो आज से 2500 बल्कि 4500 2500 BC में जी ऐसे इधर नहीं बन गए, जी। इसकी पोटेंशियल ऐसे नहीं पता थी। इलामा इकबाल ने ऐसे ही जो आइडियोलॉजी टू नेशन थ्योरी या जो लाहौर रेजोल्यूशन नहीं दिया, वली थे अल्लाह के। मैं आपको पाकिस्तान की जो इसकी जियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बता दूं ना, तो आपको पता चल जाएगा जियो पोलिटिकल जो उसमें इसकी अगर देखें ना, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट सर लोकेशन ये है बहुत दुनिया की। इंपॉर्टेंट है, और इनके आप लोग अल्लाह की एक ब्लेसिंग है। सेंट्रल मैं सेंट्रल आपको एशिया reason को बता रहा हूँ सेंट्रल एशिया को हम पानियों के साथ मिला सकते सर, हैं। पानियों के भी एक ज़खायरों के बारे में कभी बोलेंगे तो यू विल बी अमेज्ड। अल्हम्दुलिल्लाह इससे यहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एपिसोड का इख्तिताम करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू जी। उम्मीद है आप सबको इन कॉन्सेप्ट्स की समझ आई होगी। ठीक है, मुझे तो बड़ी डॉक्टर साहब की बातों से चीज़ों का पता लगा है। साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून्स, विली ये क्या चीज़ें हैं, साइक्लोन्स बनते कैसे हैं, कुछ
साइक्लोन आई ऑफ साइक्लोन्स के बगैर बनते हैं, कुछ में आई ऑफ साइक्लोन होते हैं जी। इसमें मैं कुछ कमेंट करूंगा जी। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो वार्म एयर और कोल्ड एयर से बनते हैं। उनके कोलिजन ये इसमें सिमेट्री साइक्लोन की शक्ल नहीं होती। ये इलिप्टिकल ज्यादा हो जाते हैं, ये सिमेट्रिक होते हैं और ये कोल्ड, इसको कोल्ड कोर कहा जाता है। और ये लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होते, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होते, ये ज्यादा डैमेजिंग भी नहीं होते। ओके। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बारिशें तो ला सकते हैं, हल्की फुल्की। अच्छा, आपने मुझे थोड़ा सा वो आप थोड़ा सा 1 मिनट में गो थ्रू कर दें कि हमारी हिस्ट्री में जो डेडलीस्ट साइक्लोन्स, टाइफून, हरिकेन्स, विली कौन कौन से आए मैं हैं? अपने रीजन को ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। 1970 के अंदर पाकिस्तान, एट दैट टाइम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान वाज वन पाकिस्तान। तो 1970 में बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तान की बल्कि साउथ एशिया की तारीख का सबसे बड़ा साइक्लोन आया जिसका नाम भोला साइक्लोन है। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको मे बी दे रिमेंबर कि भोला साइक्लोन वाज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ द प्रेजेंट टाइम। मैं प्रेजेंट टाइम क्यों कह रहा हूँ कि अभी भी वो लोग अब इन यादों के साथ मौजूद हैं, लोग जिन्होंने ये साइक्लोन को फेस किया था। 3 से 4 लाख लोग इस मुतासिर हुए थे। उस टाइम की पॉपुलेशन आज की पॉपुलेशन से हाफ बहुत कम थी। 4 लाख लोग इस भोला साइक्लोन से और वो हमारे ईस्ट पाकिस्तान के उस टाइम पे बांग्लादेश में रहने वाले वो हमारे बहन भाई थे जो इस साइक्लोन से मुतासिर हुए। उस टाइम पे जियोपॉलिटिकल भी इंस्टेबिलिटी भी थी और भी बड़े मसाइल थे। हमारे भाई बड़े दुख में थे। कुछ हमारी भी ज़्यादतियाँ थी, कुछ उनकी तरफ से भी ज़्यादतियाँ थी। 2 भाइयों ने आपस में नाराज़गियाँ भी इख्तियार की और 1971 में उसका वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी हमने बोझ उठाया वो भी एक बड़ी गहरी तारीख़ है। लेकिन I always when I study the Bhola cyclone, it makes me cry. I swear by God. The reason is that at that time we had no enough good resources and quick response भी नहीं था। 2000 जो 1970 में आया, at that time something happened that we couldn't save them. अच्छा, एक चीज़ ये भी तो है, उस टाइम पे एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं थे, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। The biggest challenge at that time was actually कि लोग दे वर नॉट रेडी। विंड गस्ट आ रही थी जी, बट वहाँ पे ऐसा एक जियोपॉलिटिकल टेंशन था जी कि दे वर आल्सो नॉट विलिंग टू लिसन टू देयर अथॉरिटीज एज वेल। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है अब हम इख्तिताम करते हैं अपनी सीरीज़ का, तो मज़ीद भी हम और टॉपिक्स क्लाइमेट वॉइस में आपके सामने लेके आएंगे। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। माय प्लेजर। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। आप लोग भी उम्मीद है हमारे चैनल को मज़ीद फॉलो अप करें, सब्सक्राइब करें। मेरी एक एडवाइस होगी, दोस्त हु आर स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंसेस, क्लाइमेट चेंज के जो स्टूडेंट्स हैं, लिंक है या जिनको क्लाइमेट स्टडीज, सो डू लिसन टू आवर टॉक्स। दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हम एक एक्सपीरियंस लाए हैं। वी आर द मेन रिस्पॉन्डर्स इन टर्म्स ऑफ हम एक ऐसी डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं जहाँ पे हम कंटिन्यूसली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का काम कर रहे हैं। वी आर ऑलमोस्ट 180 डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। हम इकट्ठे बैठते हैं और डेली कोई ना कोई सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। वी आर ऑल यू नो द यंग ब्लड जो कि कोशिश करता है, हमारी ये काविश है कि हम कोई अच्छा पैगाम अपनी आने वाले यूथ को दे सकें। एग्जैक्टली, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज दुनिया में एक बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर है, तो हमने इसी को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह विल ब्रिंग्स मार्वल इंशाल्लाह। जी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।